इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है उस समय को दिखाते हुए जब पृथ्वी पर एक बहुत ही खतरनाक वायरस फैलने की वजह से आधे से भी ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी थी। लोग तो पूरी तरीके से खत्म होते जा रहे थे उस अनजान वायरस की वजह से, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अनजान और काफी खतरनाक वायरस था जिसने एक समय पर ही कई लोगों को मार दिया। कई बिलियन लोग पृथ्वी पर से पूरी तरीके से मारे जा चुके थे। हालांकि कुछ परसेंट लोग जो कि बच गए थे वो जमीन के अंदर जाकर बंकर बना के रहने लगे, क्योंकि उनके पास और कोई भी रास्ता नहीं बचा था अपनी जान बचाने के सिवा। सबसे शॉकिंग बात ये होती है कि इस वायरस का असर सिर्फ और सिर्फ इंसानों पर ही हुआ, यानी कि जीव जंतु और जानवरों पर इसका बिल्कुल असर नहीं हो रहा था। और अब वो समय आ चुका था कि सारे इंसान जमीन के अंदर जाकर रहते थे और बचे हुए सारे जानवर पृथ्वी पर एकदम आराम से घूम रहे होते हैं। एक तरीके से पृथ्वी पर वापस जानवरों और पशु पक्षियों का राज हो चुका था। अब हमें उन्हीं सारे बंकर्स में दिखाया जाता है जहाँ पर सारे सिस्टम बन चुके थे। वहाँ की एक अलग गवर्नमेंट थी जो इंसानी सभ्यता को वापस लाने की कोशिश कर रही होती है। हमें अब उस बंकर के एक जेल में दिखाया गया जहाँ पर जेम्स नाम के एक अपराधी को पेश किया जा रहा था। जेम्स के सामने कई सारे एडवांस वैज्ञानिक भी होते हैं जिनके पास काफी टेक्नोलॉजीज मौजूद थी। अब वो सारे वैज्ञानिक जेम्स को एक ऑफर देते हैं। दरअसल उन वैज्ञानिकों ने मिलकर इतने सालों की मेहनत के बाद काफी एडवांस टाइम मशीन बनाई होती है। ये एक ऐसी मशीन थी जो किसी भी इंसान को उसके पास्ट में लेकर जा सकती थी। इसीलिए अब वो सारे वैज्ञानिक जेम्स को एक ऑफर देते हैं कि अगर तुम हमारे बनाए गए मशीन के अंदर बैठकर पास्ट में जाओगी और ये पता करोगी कि आखिर ये वायरस फैला कैसे, तो शायद हम तुम्हारी सजा बहुत ज्यादा कम कर देंगे। क्योंकि जेम्स ने हाल ही में इतने सारे मर्डर्स किए होते हैं कि उसे फांसी की सजा होती है, पर यहाँ उसे एक चांस मिल रहा था, इसीलिए जेम्स ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। सारे प्रोसीजर फॉलो करते हुए जेम्स को अब उस मशीन के अंदर बिठा दिया गया था। जेम्स को इंस्ट्रक्शन दिए गए कि हम तुम्हें 1996 में भेज रहे हैं जब ये वायरस फैला होता है, और उसी समय तुम्हें पता करना है कि ये कैसे फैला और आखिरकार इस वायरस के पीछे रीजन क्या था। देखते ही देखते जेम्स को मशीन में बिठाकर सारी चीजें एक्टिवेट करने के बाद उसे भेज दिया जाता है 1996 यानी कि पास्ट में। थोड़ी देर के लिए जेम्स समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो कहाँ आ गया, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि वो 1996 में जाने के बजाय 1990 में आ गया है, यानी कि टारगेटेड समय के 6 साल पीछे। पर सबसे दुख की बात ये होती है कि वहाँ पर भी जेम्स जब लैंड होता है तब कई सारे ऑफिसर उसे पकड़ लेते हैं कोई अपराधी समझकर। उन सारे ऑफिसर्स ने तो जेम्स को पकड़कर उसे जेल के अंदर बंद कर दिया था। जेम्स को तो बिल्कुल नहीं समझ में आता कि उस समय में भी वो अपराधी था और पास्ट में आने के बाद भी उसे जेल के अंदर बंद किया जा रहा है। उसे तो काफी ज्यादा टॉर्चर किया जाता है और मारा भी जाता है, जिसकी वजह से जेम्स की हालत काफी खराब हो चुकी थी। अब यहाँ जेम्स से मिलने के लिए कैथरीन नाम की एक लेडी आती है। वो उससे बहुत अच्छी तरीके से बातें कर रही थी, क्योंकि ये उसका काम होता है अपराधियों से अच्छी तरीके से दोस्ती करना और उन्हें समझना। लेकिन अब यहाँ थोड़े समय में जेम्स से पूछताछ करने के लिए कुछ ऑफिसर्स उसके सामने बैठ जाते हैं। वो तो जेम्स से पूछने लगी कि आखिर तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। तब जाकर जेम्स उसे सारी बातें बताता है कि मैं 2035 से आया हूँ और 1996 में कुछ ऐसा वायरस फैलेगा जिससे कई बिलियन लोग जान से मारे जाएंगे। जेम्स ने ये भी कह दिया कि वो फ्यूचर से आया है और वो कैसे भी पता लगाना चाहता है कि ये वायरस का रीजन क्या था, जिससे कि हम उस समय में इसका एंटीडोट बना ले और जल्द से जल्द सारी चीजें नॉर्मल हो जाएं। अब जेम्स जिस तरीके से ये बातें कह रहा था उनमें से किसी भी ऑफिसर को ये सच नहीं लगता, क्योंकि ये सारी चीजें तो उस तरीके से हो गई कि जेम्स फ्यूचर बदलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जेम्स तो एकदम सच बात कह रहा था जो कि उन्हें ऑफिसर को विश्वास नहीं होता। इसीलिए अब जेम्स 2035 में जो वैज्ञानिक मौजूद हैं उनसे बातें कराने के लिए एक नंबर डायल करने बोलता है। दरअसल बात ये थी कि उन वैज्ञानिकों ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई होती है जिससे एक सीक्रेट नंबर दबाने पर वो उस समय में भी उनसे बात कर सकते थे। सभी लोग जेम्स के ऊपर भरोसा करके उसे एक चांस दे देते हैं। लेकिन जब जेम्स ने वो सारे नंबर डायल करके कॉल लगाया तो उसे एक लेडी ने पिक किया होता है। वो लेडी तो जेम्स को जानती भी नहीं थी और गंदी गंदी बातें करके उसे फोन रखने के लिए कहती है। फिर जाकर जेम्स को रियलाइज हुआ कि उन वैज्ञानिकों ने वो सारा बात करने का सिस्टम 1996 से अपने समय में रखा था, लेकिन वो तो 1990 में आ चुका है, इसीलिए ये पूरी चीजें अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही। अब तो ये बात गलत होने के कारण ऑफिसर जेम्स की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते और उसे एक पागल समझकर जेल में बंद किया जाता है। पर अब अचानक अगले ही मोमेंट में जेम्स उस जेल से गायब हो चुका था और वापस पहुंच जाता है अपने समय के अंदर, यानी कि 2035 में। जेम्स ने जब अपनी आंखें खोली तो वो उसी मशीन के ऊपर मौजूद था। वो सारे वैज्ञानिक जेम्स को एक आवाज सुनाते हैं जिसमें साफ साफ बताया जा रहा था कि 12 मंकीज की टीम ने सारी चीजें ठीक कर दी हैं।
और वही हमारे सेवियर हैं। वो सभी वैज्ञानिक अब जेम्स से पूछताछ करने लगे कि आखिर तुम इस आवाज को पहचानते हो कि नहीं, और वो जेम्स को अलग अलग टाइप के फोटोज दिखाने लगे और उससे पूछने लगी कि तुमने इनमें से किसी को वहाँ देखा भी है कि नहीं। जेम्स जब उन सारी चीजों को देखते रहता है तभी उसे एक आदमी की फोटो दिखाई दी। इसका नाम जेफरी होता है, जो 1990 में उसे मिला था जेल के अंदर ही। जेम्स ने जेफरी के बारे में सारी बातें उन वैज्ञानिकों को बता दी कि किस तरीके से ये मेरे साथ जेल में मौजूद था। जितनी इंफॉर्मेशन जेम्स के पास होती है वो उनसे लगातार शेयर करने लगा, जिससे कि वैज्ञानिकों को कुछ क्लूज मिल जाएं और वो अपने आगे के प्रोसीजर को फॉलो कर सके। साथ ही साथ जेम्स ने उन्हें ये भी बता दिया था कि तुम सभी ने गलती से मुझे 1996 में भेजने के बजाय 1990 में भेज दिया था। अब यहाँ वो सारे वैज्ञानिक जेम्स को एक और बार मौका देते हैं कि वो टाइम में पीछे जाए और कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आ जाए उस वायरस के बारे में। तो इसीलिए जल्द से जल्द मशीन के अंदर जेम्स को जल्द से जल्द बिठाकर भेज दिया जाता है पास्ट में। लकीली जेम्स को सारे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 1996 में पहुंच जाना होता है, लेकिन इस बार भी थोड़ी गड़बड़ी के कारण जेम्स 1996 में नहीं बल्कि वर्ल्ड वॉर 1 के समय में पहुंच गया था। जेम्स ने नोटिस किया कि वो एक बैटल ग्राउंड में मौजूद है और चारों तरफ सैनिक एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। जेम्स को कुछ समझ नहीं पाता और अब एक गोली अचानक उसके पैर में भी आकर लग गई। उसे तो बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था जिसे कि वो सह नहीं सकता, लेकिन फिर अचानक जेम्स फिर से टेलीपोर्ट होता है और वो डायरेक्टली आ गया था 1996 में, जहां उन वैज्ञानिकों ने प्रोग्राम किया होता है उसकी डेस्टिनेशन। उस जगह पर आने के बाद जेम्स ने सबसे पहले अपने घाव में से निकल रहे खून को रोकने के लिए उसके ऊपर पट्टी बांधी और फिर निकल पड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए। कुछ ही समय के अंदर जेम्स को कैथरीन नाम की वही लेडी मिल जाती है जिससे कि उसकी मुलाकात 1990 में हुई थी। कैथरीन इस समय काफी फेमस हो चुकी होती है और उसने अपनी थीसिस और कहानियों से लोगों को एकदम इम्प्रेस कर दिया था। कैथरीन तो अपने सारी ऑडियंसेस को स्पीच दे रही होती है और स्पीच खत्म होने के बाद वो अपने ही बुक के ऊपर लोगों को सिग्नेचर देने लगी थी। तभी अचानक उन लोगों में से कैथरीन के पास एक चाइनीज आदमी आता है जो उससे वायरस के बारे में कुछ कह रहा था, लेकिन कैथरीन उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देती, जैसे कि कैथरीन को वायरस के बारे में कुछ बात ही नहीं करनी। अपना काम खत्म करने के बाद कैथरीन अपनी कार के अंदर आ गई, लेकिन तभी उसे पीछे से कोई पकड़ लेता है और कहता है कि तुम सिर्फ गाड़ी चलाते रहो। ये और कोई नहीं बल्कि जेम्स ही था जिसने कि कैथरीन को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया होता है। यहाँ कैथरीन ने जैसे ही जेम्स की शक्ल देखी तब जाकर उसे याद आता है कि इसे तो मैंने 1990 में एक जेल में देखा था, जहाँ पर जेम्स किसी अनजान तरीके से जेल में से ही गायब हो गया। जेम्स यहाँ पर कैथरीन को सारी बातें बताता है कि किस तरीके से कुछ ही समय के अंदर एक खतरनाक वायरस फैल जाएगा जिससे कि पूरी दुनिया की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। इसीलिए मुझे इस बात का पता लगाना है तो तुम मेरा साथ दो। हालांकि कैथरीन को ये सारी बातें एकदम झूठ लग रही होती है क्योंकि वो जेम्स को मेंटली चैलेंज समझ रही थी, लेकिन फिर भी अब जेम्स ठीक पीछे मौजूद था, इसीलिए वो कैथरीन को लेकर उस स्पॉट के ऊपर चला आया जहां पर 12 मंकीज का जिक्र किया गया था। जेम्स को लग रहा होता है कि 12 मंकीज वो लोग होंगे जो शायद ये खतरनाक वायरस फैला सकते हैं, इसीलिए अब उन्हें ढूंढते हुए जेम्स कैथरीन को लेकर एक मार्केट में आ गया। वहां पर उसे शॉप दिखाई देती है जिसके ऊपर पिग की फोटो बनी हुई थी। जेम्स को अंदाजा हो जाता है कि जब उन वैज्ञानिकों ने क्लिप्स दिखाई थी तो उसके अंदर ये पिग की फोटो भी मौजूद होती है, यानी कि जरूर इसका और 12 मंकीज से कुछ न कुछ तो रिलेशन हो सकता है। इसीलिए जेम्स जल्द से जल्द उस पिग वाले शॉप के अंदर घुस गया। वहां पर 3 लोग मौजूद थे जो कि अपना सीक्रेटली कुछ काम कर रहे होते हैं, लेकिन जेम्स तुरंत ही जाकर उनसे पूछने लगा कि आखिर तुम सभी का लीडर कौन है और तुम सभी ये वायरस आखिरकार क्यों बना रहे हो। हालांकि वो तीनों अपने लीडर के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताते। तभी जेम्स ने अपनी जेब में से बंदूक निकाल ली थी और उन तीनों को पॉइंट करके धमकी देने लगा। अपनी जान बचाने के लिए वो तीनों मुंह खोल देते हैं और बताते हैं कि जेफरी नाम का एक आदमी हमारा लीडर है। ये जेफरी और कोई नहीं बल्कि वही था जिसे कि जेम्स जेल में मिला होता है। दरअसल जेफरी के फादर फार्मास्यूटिकल कंपनी के सीईओ होते हैं और अब उनके बाद उनका बेटा ही यानी कि जेफरी उन सारी प्रॉपर्टीज को संभाल रहा था। अब यहाँ जेम्स को जैसे ये सारी चीजें पता चली तो वो कैथरीन के साथ जेफरी के पास चला गया था।
जेफरी अपनी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में बैठा हुआ होता है, तभी उसका एक आदमी जेफरी से कह रहा था कि आपसे मिलने के लिए जेम्स नाम का कोई आदमी आया है। जेम्स को लग रहा था कि जेफरी जो उसका बहुत ही अच्छा दोस्त है वो उसे पहचान जाएगा, लेकिन जेफरी ने जैसे ही जेम्स को नोटिस किया तो वो कहने लगा कि मैं इसे नहीं जानता, और यहाँ जेफरी तो बिना कुछ रिकॉग्नाइज किए वहां से चला जाता है। लेकिन अब जेफरी पता नहीं क्यों जेम्स से कुछ बातें करने के लिए उसे ऊपर की तरफ लेकर जाता है। जेफरी जेम्स से कहने लगा कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या और तुम क्यों वापस आए हो। तब जाकर जेम्स उसे सिर्फ इतना बता रहा था कि मैं वायरस को रोकना चाहता हूँ, और अब तो जेम्स जेफरी से बोलने लगा कि प्लीज मुझे उस वायरस के बारे में बता दो जिससे कि मैं फ्यूचर में जाकर सारी चीजें ठीक कर सकूं। जेफरी इस बात से गुस्सा हो गया क्योंकि वो किसी भी वायरस के बारे में नहीं जानता था। उल्टा वो तो जेम्स को ही दोषी ठहराता है, क्योंकि जब वो जेल में था तो जेम्स उससे अजीब तरीके की बातें करता कि क्या होगा जब पूरी दुनिया में एक वायरस फैल जाए और सभी लोगों की जान चली जाए, वो मंजर कैसा होगा। ये सारी चीजें जेम्स देखना चाहता था। इसी वजह से अब जेफरी कहता है कि शायद वो आदमी तुम ही हो जो वायरस फैलाना चाहता है। जेम्स काफी गुस्सा हो गया और अब तो वो जेफरी पर हमला भी करने लगा होता है। जेफरी एकदम पागलों की तरह हंस रहा था, और अब कुछ समय में जेफरी के सिक्योरिटी गार्ड्स वहां आ जाते हैं और जेम्स को पकड़कर उसे काफी ज्यादा मारते हैं। जेम्स फिलहाल के लिए अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगा सीधा गाड़ी की तरफ, जिस गाड़ी के डिक्की में उसने कैथरीन को बंद करके रखा था। कैथरीन इस बात से बहुत ज्यादा नाराज होती है, इसीलिए जैसे ही जेम्स उसके सामने आया तब वो उसके मुंह पर अपना पैर मारकर उसे काफी ज्यादा डैमेज पहुंचा रही थी। जेम्स जो पहले से इतना घायल था वो तो उसका जवाब दे नहीं पाता, इसीलिए कैथरीन थोड़ी देर बाद रुक जाती है। कैथरीन तो जेम्स से पूछने लगी कि आखिरकार तुमने किससे लड़ाई की है जिससे कि तुम्हारी हालत ये हो गई, पर जेम्स तो लगातार यही कहते जा रहा था कि कुछ समय में हमारी ये दुनिया खत्म हो जाएगी। जेफरी जो कि 12 मंकीज का लीडर है वो ये वायरस जल्द से जल्द फैला देगा, और जेम्स यहाँ पर एकदम लाचार हो चुका था, जो कि पॉसिबिलिटी होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहा था। जेम्स को जो भी इंफॉर्मेशन पता होती है उसने कैथरीन को तो बता दिया था, लेकिन कैथरीन अभी भी जेम्स के ऊपर भरोसा नहीं करती। थोड़े ही समय के अंदर वहाँ काफी सारे पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं, और अब जेम्स यहाँ पर वापस कैद नहीं होना चाहता था। दरअसल उसे पसंद है आजाद घूमना, खुले आसमान के नीचे रहना और सभी लोगों के साथ घुल मिलकर रहना। इसीलिए जेम्स चाहता था कि वो जेल में से बाहर निकलकर बाकी लोगों के साथ रहे, पर अब शायद ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता। जेम्स काफी ज्यादा डरते हुए पानी के पास चला जाता है, और वहीं कैथरीन पुलिस वालों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जैसे ही कैथरीन ने वापस जेम्स की तरफ देखा तभी अचानक जेम्स एकदम से गायब हो जाता है, जिस तरीके से वो 1990 में जेल में गायब हुआ था। दरअसल जेम्स को उन सारे वैज्ञानिकों ने वापस अपने टाइमलाइन में बुला लिया होता है, क्योंकि वो ज्यादा समय तक जेम्स को पास्ट में नहीं रख सकते थे। पर अब हमें फिलहाल के लिए कैथरीन को दिखाया जाता है जो 1996 में मौजूद थी। दरअसल कैथरीन ने जेम्स के पैर में से वो गोली निकाली होती है जिसे कि वो बड़े गौर से देख रही थी, और जब वो उस गोली को एक प्रोफेसर को दिखाती है तो प्रोफेसर बता रहे थे कि ये गोली इस समय की नहीं है, बल्कि ये तो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम की थी। कैथरीन को ये बातें एकदम अजीब लगती हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 को हुए कई साल बीत चुके थे, आखिरकार ये गोली जेम्स को कैसे लग सकती है। इसीलिए कैथरीन ने अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए काफी सारा रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। वो वर्ल्ड वॉर 1 की सारी फोटोज और पिक्चर्स देखती है जिस तरीके से वो चीजें हुई थी, और शॉकिंग बात ये हुई कि एक फोटो में कैथरीन को जेम्स की फोटो दिख जाती है। वो शॉक हो गई कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तब जाकर उसे रियलाइज होता है कि जेम्स शुरुआत से जो भी कह रहा था वो सच्चाई होती है, यानी कि वो सच में फ्यूचर से आया है और टाइम ट्रेवल कर रहा है, यानी कि उसके द्वारा कही गई वायरस वाली बात भी सच हो सकती है। इसीलिए कैथरीन इन सारी चीजों का जिम्मा खुद के ऊपर उठाती है और डायरेक्टली कॉल कर देती है जेफरी के फादर के पास। जेफरी के फादर जो फार्मास्यूटिकल कंपनी के सीईओ होते हैं, उनसे बात करने पर कैथरीन उन्हें बता रही थी कि आपका बेटा एक समय पर आपके द्वारा बनाए गए ये एक्सपेरिमेंट का गलत यूज करेगा और उस वायरस को पूरी दुनिया में फैला देगा। इसीलिए हमें किसी भी तरीके से 12 मंकी के लीडर यानी कि आपके बेटे जेफरी को रोकना होगा। लेकिन यहाँ जेफरी के फादर कैथरीन से कह रहे थे कि मेरे पास जो वायरस मौजूद है उस जगह तक जेफरी कभी पहुंच नहीं पाएगा। मैंने वहाँ पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगा कर रखी है जो सिर्फ और सिर्फ मैं ही खोल सकता हूँ। लेकिन फिर भी कैथरीन को भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि जेफरी किसी भी हद तक जा सकता है उस वायरस को पाने के लिए। वहीं अब हमें जेम्स को दिखाया जाता है जिसके सामने वही सारे वैज्ञानिक होते हैं। वैज्ञानिकों को अभी भी कोई प्रॉपर सॉल्यूशन मिला नहीं होता, इसीलिए उन्होंने फिर से जेम्स को उसी टाइमलाइन में वापस भेज दिया। जेम्स अब किसी भी तरीके से कैथरीन से मिलता है, लेकिन इस बार उसकी हालत काफी खराब थी।
कैथरीन जेम्स की मदद करती है और उसे एक सेफ जगह पर लेकर जाती है। लेकिन अब यहाँ पर जेम्स कहने लगा कि मैं वापस अपनी टाइमलाइन में नहीं जाना चाहता, क्योंकि जब भी वो वैज्ञानिक जेम्स को टाइम ट्रेवल करा रहे थे तो उसके दिमाग पर असर पड़ रहा था और उसकी बॉडी काफी कमजोर हो जाती है। जेम्स अब कुछ भी हो जाए उन वैज्ञानिकों के पास नहीं जाना चाहता था और ना ही वो जमीन के अंदर रहना चाहता था। उसे खुली हवा और खुले आसमान में रहना पसंद है। कैथरीन जेम्स की अच्छी तरीके से देखभाल करती है और उससे पूछती है कि आखिर वो नंबर कौन सा था जिससे कि तुम फ्यूचर के उन सारे वैज्ञानिकों से कनेक्ट हो सकते हो। हालांकि वो नंबर काफी अजीब होता है और जेम्स के दिमाग पर प्रेशर पड़ने के कारण वो याद भी नहीं कर पा रहा था, पर लगातार कैथरीन के बोलने के बाद जेम्स उस नंबर को पता भी कर लेता है। कैथरीन ने वो नंबर ले लिया और जेम्स से कहा कि तुम यहीं पर रुको और मैं जाकर तुरंत ही बात करके आती हूँ। जेम्स वहीं खड़ा रहा और कैथरीन चली जाती है एक फोन बूथ के अंदर। थोड़े समय के बाद ही कैथरीन वहां खुश होकर भागते हुए आ रही थी। तब जाकर कैथरीन ने कहा कि मैंने फ्यूचर के उन वैज्ञानिकों से बात कर ली है और मैंने उनसे ये कह दिया था कि 12 मंकीज की टीम ने अपना काम कर दिया है। जेम्स जैसे ही ये बात सुनता है तो वो चौंक गया और फिर वो कैथरीन से कहने लगा कि इसके बाद शायद तुमने मैरी क्रिसमस कहा होगा। कैथरीन ये सुनकर एकदम शॉक हो जाती है और कहती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता। तब जाकर जेम्स ये सच्चाई बताता है कि तुम्हारा ये मैसेज 2035 में उन वैज्ञानिकों को पहले ही मिल चुका था। यही सेम मैसेज मुझे भी बताया गया होता है उसी समय पर, जिसका मतलब साफ है कि वो वायरस को रोक नहीं पाए और वायरस चारों तरफ फैल कर ही रहेगा। जेम्स और कैथरीन दोनों ही इस बात से काफी नाराज हो जाते हैं कि वो इतनी कोशिश करने के बावजूद भी कुछ कर नहीं पा रहे। जेम्स तो अब कैथरीन से कहने लगा कि मैं अपना बाकी बचा हुआ वक्त तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, क्योंकि अगर वो वापस अपने टाइमलाइन में जाएगा तो वहाँ तो पहले से ही वायरस फैल चुका है और हमेशा हमेशा के लिए उसे कैद में रहना पड़ेगा जैसे कि कोई अपराधी रहता हो। जेम्स ने तो अब कैथरीन के साथ इसी टाइमलाइन में रहने के लिए अपने बॉडी में से वो डिवाइस निकाल भी दिया था जिससे कि वो वैज्ञानिक उसे टेलीपोर्ट करा रहे थे, यानी कि अब जेम्स कभी भी अपने टाइमलाइन में वापस नहीं जा पाएगा। कैथरीन भी जेम्स का काफी अच्छी तरीके से ख्याल रखती है जैसे कि वो उसका बहुत पुराना दोस्त है। जेम्स ने अपने लाइफ में जो भी चीजें एक्सपीरियंस नहीं की होती हैं, कैथरीन उन सभी को पूरा कर रही थी, जैसे कि मूवी थिएटर में बैठकर मूवी देखना। जेम्स अब वहीं पर कैथरीन को बताता है कि मैंने समुद्र कभी देखा ही नहीं, मुझे वहां जाकर मजे करने हैं और काफी अच्छी तरीके से एंजॉय भी करना है। इसीलिए अब कैथरीन बोलती है कि मैं तुम्हें समुद्र दिखाऊंगी। कैथरीन तो अब जेम्स का हुलिया बदल देती है और उसे लेकर जाने लगती है उस टारगेटेड पोजीशन पर जहां पर वो जेम्स को समुद्र की सीन्स दिखाएगी, क्योंकि अब कैथरीन को भी रियलाइज हो चुका था कि वायरस तो फैल कर ही रहेगा। इसीलिए उनके पास जितना भी समय बचा है वो साथ में एंजॉय करें और इस मोमेंट को एकदम प्लेजर वाला बनाएं। कैथरीन और जेम्स एक कैब में होते हैं जिससे कि लगातार आगे बढ़ रहे थे। रास्ते पर काफी ज्यादा ट्रैफिक दिखाई दे रहा होता है और अब कैब की ड्राइवर ये कह रही होती है कि शायद हमें 12 मंकीज की टीम मिल सकती है जो हमें आगे जाने ना दे। फिर जाकर रेडियो के ऊपर उन्हें एक शॉकिंग बात पता चलती है कि जू के कई सारे जानवरों को आजाद कर दिया गया है। और फिर कैथरीन और जेम्स को ये बात समझ में आती है कि 12 मंकीज की टीम वायरस नहीं फैलाना चाहती थी, बल्कि उनका मकसद तो कुछ और ही था। रिजल्ट देखने के बाद उनका मकसद तो यही समझ में आता है कि जू में जितने भी जानवर मौजूद थे वो उन्हें पूरी तरीके से आजाद करना चाहते थे। और यही शुरुआत से ही जेफरी और उसकी टीम प्लान कर रही होती है, ना कि किसी वायरस को फैलाने का। यानी कि ये काम कोई और करने वाला है जो बहुत ही शातिर है और जल्द से जल्द वो वायरस बना के चारों तरफ स्प्रेड कर भी देगा। हमें अब दिखाया गया कि जेम्स और कैथरीन एक एयरपोर्ट पर आ जाते हैं जहां हमें जेफरी दिखाया गया जो उसी नंबर पर कॉल लगाकर फ्यूचर वाले वैज्ञानिकों से बात कर रहा था, लेकिन ये नहीं पता कि उसे वो नंबर कहां से मिला जिससे कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन उन वैज्ञानिकों को भी देता रहता है। तभी अचानक हमें जेम्स के सामने उसका ही एक फ्यूचर वाला साथी दिखाई दिया जो टेलीपोर्ट होकर उसके सामने आता है और बता रहा था कि तुम अपना काम करो। उस आदमी ने तो जेम्स को उसके काम खत्म करने के लिए एक गन भी दी, पर जेम्स नहीं समझ पा रहा था कि आखिर असली अपराधी कौन है जो कि वायरस फैलाएगा। वहीं अब कैथरीन के सामने एक आदमी आ जाता है जिसे देखकर वो पहचान गई थी। दरअसल ये सीनियर डॉक्टर था जो सबसे पहले उसकी बुक्स एग्जीबिशन में मिला होता है। वो सीनियर डॉक्टर तो उसी समय कैथरीन को कह रहा था कि चारों तरफ वायरस फैलने वाला है
लेकिन कैथरीन ने उस समय बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और अब जाकर उसे सारी चीजें रियलाइज हो रही होती हैं। दरअसल वो सीनियर डॉक्टर जेफरी के फादर के साथ ही काम किया करता था और हो सकता है कि उसने ही वायरस क्रिएट किया हो जो पूरी दुनिया में फैलकर तबाही मचा दे। वो सीनियर ऑफिसर तो कहीं दूर जाने लगा, इसीलिए कैथरीन जेम्स को बुला लेती है और उसे सारी बातें बताती है कि किस तरीके से वो सीनियर डॉक्टर के पास वायरस हो सकता है। जेम्स भी सिचुएशन समझने के बाद सीधा गन लेकर उस सीनियर डॉक्टर की तरफ भागने लगा। सीनियर डॉक्टर काफी आगे निकल चुका होता है, इसीलिए जेम्स उसके ऊपर गन पॉइंट करके उसकी तरफ भागता जा रहा था। पर एयरपोर्ट के जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उन लोगों ने भी अपनी गन निकाल ली और जेम्स को एक अपराधी समझकर उसके ऊपर गोलियां चलाने लगे। जेम्स को इतनी सारी गोलियां लग जाती हैं कि वो वहीं पर गिर गया। कैथरीन भी जल्द से जल्द जेम्स के पास जाती है क्योंकि वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। जेम्स अपने आखिरी मोमेंट में कहता है कि मैंने ये सारे विजन्स अपने ख्वाबों में पहले भी देखे हैं, जिसमें कि मैं तुम्हारा चेहरा देखा करता था और अपनी मौत को भी। तभी कैथरीन को थोड़ा सा रियलाइज होने लगा कि शायद इस समय में भी जेम्स का कोई ना कोई रूप तो मौजूद होगा, क्योंकि जेम्स तो फ्यूचर से आया था और उसका प्रेजेंट वाला वर्जन यहीं पर मौजूद हो सकता है। जैसे ही कैथरीन ने चारों तरफ देखा तो वहाँ एक बच्चा खड़ा हुआ था। ये और कोई नहीं बल्कि जेम्स ही था, जो कि इस समय में एक छोटा बच्चा होता है। वो ये सारी चीजें देख रहा था, इसीलिए फ्यूचर वाले जेम्स को इसके विजन आते थे। यानी कि इस समय जेम्स के दो रूप मौजूद होते हैं, एक जो 1996 का था और एक 2035 का था। जेम्स अब बहुत ही ज्यादा कमजोर होकर कैथरीन की बाहों में अपना दम तोड़ देता है। लेकिन अब कैथरीन नहीं समझ पा रही थी कि आखिरकार वो सीनियर डॉक्टर को कैसे रोके, क्योंकि उसके पास वही खतरनाक वायरस है जो एरोप्लेन में अलग अलग देशों में जाने के बाद वो वायरस फैलाने वाला था। हमें अब वही सीनियर डॉक्टर दिखाया जाता है जिसके पास एक लेडी आकर बैठ गई थी। अच्छी बात तो ये थी कि ये लेडी उन वैज्ञानिकों में से एक थी जिन्होंने फ्यूचर में से जेम्स को यहाँ पर भेजा था। यानी कि उस लेडी को पता होता है कि सीनियर डॉक्टर के पास ही वो वायरस है और यहाँ पर वो उस वायरस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने आई थी ताकि इसका जल्द से जल्द सॉल्यूशन निकाला जा सके। वो साइंटिस्ट लेडी तो सीनियर डॉक्टर से काफी सारी बातें करती है और उससे एकदम फ्रैंक हो जाती है। उसने कई इन्फॉर्मेशन निकाल भी ली थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आखिरकार सभी लोग पास्ट में जाकर उस सीनियर डॉक्टर को पहले मार क्यों नहीं देते या फिर उस वायरस को फैलने से रोक क्यों नहीं देते। लेकिन वैज्ञानिकों को साफ साफ पता था कि अगर पास्ट को चेंज किया जाए तो पूरी तरीके से उसका इफेक्ट उनके प्रेजेंट और फ्यूचर पर भी पड़ेगा, और अगर वायरस नहीं खत्म करेंगे तो पृथ्वी पर जो आबादी कम हुई थी वो तो कभी होगी ही नहीं, और ना ही वो सारे वैज्ञानिक टाइम मशीन बना पाएंगे जो उन्होंने इस कंडीशन को ठीक करने के लिए बनाई थी। यानी कि फ्यूचर की सारी चीजें बदल जाएंगी जिस तरीके से वो फास्ट चेंज करते जाएंगे। उन सारे वैज्ञानिकों को इसके कॉन्सिक्वेंसेस पता थे, इसीलिए वो कुछ नहीं करते और सिर्फ सीनियर डॉक्टर से उस वायरस के बारे में पता लगाते हैं, जिसकी मदद से वो फ्यूचर में आकर वायरस का एंटीडोट बनाएंगे और पूरी तरीके से वायरस को खत्म करेंगे, जिससे कि सभी लोग जो फ्यूचर में बंकर के अंदर रहते हैं वो बाहर निकलकर खुल की जिंदगी जी सकें और इंसानी सभ्यता को वापस एक नई शुरुआत दे। बाकी सारे वैज्ञानिकों का विजन तो एकदम क्लियर होता है, इसीलिए वो अपने प्लान के मुताबिक ही आगे बढ़ रहे थे और हमारी ये टाइम ट्रेवल वाली कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।